ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। विआयोटा, अध्याय 562। उस शाम एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरी। 1 दर्जन से अधिक विदेशियों का समूह विमान से उतरा, जिसका नेतृत्व 2 व्यक्तियों ने किया। एक 50 के दशक में सुनहरे बालों वाली महिला जो महंगे कस्टम निर्मित कपड़ों में थी, और एक मोटा मध्यम आयु का पुरुष। हरमेश ग्रुप से परिचित कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता। सुनहरे बालों वाली महिला कोई और नहीं बल्कि हरमेश ग्रुप की पूर्व सीईओ सान्या मेहरा थीं। वह हरमेश ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक थीं, या यूं कहें पूर्व सबसे बड़ी शेयरधारक, और हरमेश परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी थीं। मोटा पुरुष सिद्धार्थ मेहरा था हरमेश ग्रुप का पहला उपाध्यक्ष और सान्या का भाई। इससे पहले अर्जुन कपूर ने सिस्टम से हरमेश ग्रुप के 8% और शेयर प्राप्त किए थे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 31% से अधिक हो गई और वह हरमेश ग्रुप के नए सबसे बड़े शेयरधारक और सीईओ बन गए। ये खबर हरमेश परिवार के लिए सुनामी की तरह थी। पहले हरमेश ग्रुप की आंतरिक शक्ति हरमेश परिवार के हाथों में थी, जिसमें सबसे बड़ा शेयरधारक और सीईओ हमेशा परिवार का सदस्य होता था। लेकिन अब ये दोनों महत्वपूर्ण पद एक ऐसे बाहरी व्यक्ति ने हथिया लिए थे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, और हरमेश परिवार स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए हरमेश परिवार के मुखिया ने अपने बेटे और बेटी को चेन्नई भेजा ताकि वे अर्जुन कपूर के साथ बातचीत करें। क्या हमें अब अर्जुन कपूर से मिलने जाना चाहिए? सिद्धार्थ मेहरा ने अपनी बहन से पूछा। हालांकि वह बड़ा भाई था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ कमजोर था और परिवार में उसकी स्थिति कम थी। वह हमेशा अपनी बहन सान्या की बात मानता था। नहीं, हम कल अर्जुन कपूर से मिलेंगे। सान्या मेहरा ने सिर हिलाया। आज रात हमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, सान्या मेहरा ने रहस्यमयी ढंग से कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि सिद्धार्थ को अपनी बहन की बात समझ नहीं आई, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चला और समूह चेन्नई हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। चेन्नई हवाई अड्डे के बाहर एक धनी महिला अपने लोगों के साथ इंतजार कर रही थी। जब उसने सान्या मेहरा, सिद्धार्थ मेहरा और बाकियों को हवाई अड्डे से बाहर आते देखा तो वह तुरंत चापलूसी भरे अंदाज में उनका स्वागत करने गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नमस्ते। धनी महिला ने अत्यंत चापलूसी भरे लहजे में अभिवादन किया। ये धनी महिला कोई और नहीं बल्कि हरमेश ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र की वर्तमान अध्यक्ष तन्वी मल्होत्रा थीं। मैं अब समूह की अध्यक्ष नहीं हूं, इसलिए मुझे ऐसा मत बुलाओ, सान्या मेहरा ने आत्म उपहास के साथ कहा। नहीं, मेरी नज़रों में आप हमेशा अध्यक्ष रहेंगी। हरमेश ग्रुप का नेतृत्व केवल आप ही कर सकती हैं, सान्या मेहरा। तन्वी मल्होत्रा ने अपनी वफादारी जाहिर की। उन्हें सान्या मेहरा ने ही पदोन्नत किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सान्या मेहरा के पक्ष में थी, और उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्जुन कपूर अकेले पूरे हरमेश ग्रुप के खिलाफ जा सकता है। बहुत अच्छे, सान्या मेहरा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। चलो, हमें एक अच्छे दोस्त से मिलने जाना है, सान्या मेहरा ने कहा। इसके बाद हरमेश ग्रुप का दल पहले से व्यवस्थित एक व्यावसायिक कार में सवार हुआ और सीधे चेन्नई शहर के केंद्र की ओर बढ़ा। समय बीता और अगली सुबह अर्जुन कपूर, जो ईशा पटेल के साथ पटेल ग्रुप में कुछ मामलों पर काम कर रहे थे, को अचानक तन्वी मल्होत्रा का फोन आया। अध्यक्ष अर्जुन, सुश्री सान्या मेहरा कुछ कंपनी के अधिकारियों के साथ चेन्नई पहुंची हैं और वे आपसे मिलना चाहती हैं, तन्वी मल्होत्रा ने कहा। मुझसे मिलना? अर्जुन कपूर ने भौहें तानते हुए महसूस किया कि वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आए हैं। वह अभी हरमेश ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और सीईओ बने थे और उनका हरमेश परिवार से कोई पूर्व परिचय नहीं था। अब जब उन्होंने इतना महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिया था, वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वह उनकी जगह होता तो वह भी चुपचाप नहीं बैठता। इसी क्षण सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, अस्थायी मिशन जारी, सान्या मेहरा और बाकियों से मिलने जाएं, देखें कि सान्या मेहरा क्या चाहती है और उचित प्रतिक्रिया दें। मिशन पुरस्कार, हरमेश ग्रुप के 9% शेयर। मिशन पुरस्कार, 981 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया था और यह उन्हें हरमेश ग्रुप के और अधिक शेयरों से पुरस्कृत कर रहा था। अगर वह इन 9% शेयरों को जोड़ लेते तो अर्जुन कपूर के पास हरमेश ग्रुप के ठीक 40% शेयर हो जाते। ठीक है, वे कहाँ हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। वे हमारे चेन्नई मुख्यालय में हैं, कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं, तन्वी मल्होत्रा ने कहा। उन्होंने कुछ कहा? अर्जुन कपूर ने पूछा। नहीं, अध्यक्ष अर्जुन, वे आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, तन्वी मल्होत्रा ने स्पष्ट जवाब दिया। तन्वी मल्होत्रा के जवाब को सुनकर अर्जुन कपूर ने भौहें तान लीं, यह महसूस करते हुए कि वह शायद पहले ही सान्या मेहरा का पक्ष ले चुकी थी, अन्यथा वह इतनी स्पष्टवादी नहीं होती।
मैं समझ गया, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। अर्जुन कपूर ने सहमति दी। ईशा, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं जल्द वापस आऊंगा। अर्जुन कपूर ने अपना कोट उठाया, जाने की तैयारी करते हुए। क्या बात है, क्या मुझे आपकी मदद चाहिए? ईशा पटेल ने विचारशीलता से पूछा। ये छोटा मोटा मामला है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। फिर अर्जुन कपूर अपनी कार में सवार हुए और सीधे हरमेश ग्रुप के चेन्नई मुख्यालय की ओर चल पड़े। 20 मिनट से अधिक समय बाद अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुंचे और सम्मेलन कक्ष में सान्या मेहरा और बाकियों से मिले। जब सान्या मेहरा और बाकियों ने देखा कि अर्जुन कपूर कितने युवा हैं, वे सभी स्तब्ध रह गए। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक 20 साल से कुछ अधिक उम्र का युवक, जो उनके अपने बच्चों से भी छोटा दिखता था, ने हरमेश ग्रुप में उनसे आगे निकल लिया था। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद सान्या मेहरा ने अंग्रेजी में गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। ये निश्चित रूप से हमारे नए सीईओ होंगे, स्वागत है अध्यक्ष अर्जुन। ये हरमेश परिवार की प्रतिनिधि हैं, कंपनी की पूर्व सीईओ सुश्री सान्या मेहरा। तन्वी मल्होत्रा ने बगल से उनका परिचय कराया। सुश्री सान्या मेहरा, नमस्ते। अर्जुन कपूर ने विनम्रता से अभिवादन किया, फिर उनके सामने बैठ गए। मुझे आश्चर्य है कि सुश्री सान्या मेहरा को चेन्नई किस लिए लाया? अर्जुन कपूर ने अंग्रेजी में पूछा। चूंकि ऐसा है तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे नहीं पता कि अध्यक्ष अर्जुन के पास हरमेश ग्रुप के शेयर बेचने का कोई इरादा है या नहीं। सान्या मेहरा ने पूछा। बेचना? फिलहाल नहीं, अर्जुन कपूर ने सीधे मना कर दिया। वह भी अभी हरमेश ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बने थे, तो वह इसके शेयर कैसे बेच सकते थे? अर्जुन कपूर द्वारा इतने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने पर सान्या मेहरा और बाकियों के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। ये बहुत विनम्रता की बात है। श्री अर्जुन चेन्नई में हैं, जो कंपनी के मुख्यालय से बहुत दूर है। अगर आप सीईओ का पद संभालते हैं तो आप कंपनी का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। जब पहला तरीका काम नहीं किया तो सान्या मेहरा ने दूसरा तरीका आजमाया। सीईओ का कंपनी का प्रभावी ढंग से प्रबंधन न कर पाना कंपनी पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, जिससे कंपनी के मुनाफे को गंभीर नुकसान होगा और कंपनी के कई शेयरधारकों के हितों को क्षति पहुंचेगी। निश्चित रूप से सबसे बड़ा नुकसान श्री अर्जुन के अपने हितों को होगा। इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि श्री अर्जुन हरमेश ग्रुप के सीईओ का पद छोड़ दें। सान्या मेहरा ने अपने दांत दिखाए, एक मजबूत दबाव डालने की मुद्रा में। अध्याय 563। अर्जुन कपूर को सान्या मेहरा के शब्दों पर हंसी आ गई। आप, कंपनी की पूर्व अध्यक्ष, मुझे, वर्तमान अध्यक्ष को मेरा पद छोड़ने की धमकी दे रही हैं। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अर्जुन कपूर ने उनसे सवाल किया। मेरे पीछे खड़े हरमेश परिवार से, सान्या मेहरा ने बहुत गर्व के साथ कहा। बेशक, वास्तव में एक और अधिक परिपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण, सभी के लिए लाभकारी समाधान भी है। अचानक सान्या मेहरा ने अपना लहजा बदल लिया और अर्जुन कपूर को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगी। सान्या मेहरा की मुस्कान ने अर्जुन कपूर को असहज कर दिया और उन्हें लगा कि वह उन्हें बुरी नीयत से देख रही थीं। मैंने सुना है कि श्री अर्जुन अभी भी अविवाहित हैं और शादी नहीं की है। सान्या मेहरा ने अर्जुन कपूर को देखा। मैं वाकई अविवाहित हूँ, लेकिन आपका मतलब क्या है? अर्जुन कपूर ने जवाब में पूछा। ये बहुत सरल है। अगर श्री अर्जुन हमारे हरमेश परिवार में शामिल हो जाते हैं तो हम एक परिवार बन जाएंगे। अध्यक्ष का पद स्वाभाविक रूप से आपका ही रहेगा, सान्या मेहरा ने समझाया। क्या आप कह रही हैं कि मैं आपके हरमेश परिवार की किसी महिला से शादी कर लूं? अर्जुन कपूर ने पूछा। नहीं, यह आपका हमारे हरमेश परिवार में दामाद बनना है। आप अपना सरनेम मेहरा कर लें और आपके भविष्य के बच्चे भी मेहरा कहलाएंगे, सान्या मेहरा ने समझाया। बेशक, अगर आप वाकई ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपना सरनेम बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके भविष्य के बच्चे मेहरा कहलाएंगे। क्या आप कह रही हैं कि मैं हरमेश परिवार का दामाद बन जाऊं? अर्जुन कपूर को दामाद शब्द से काफी संवेदनशीलता थी। 99 दिन पहले हैदराबाद का रेड्डी परिवार चाहता था कि वह उनकी गड़बड़ी संभाले और अब हरमेश परिवार चाहता है कि वह उनका दामाद बने। हमारे हरमेश परिवार में श्री अर्जुन के लिए कोई उपयुक्त महिला नहीं है। हमारी चयन प्रक्रिया के बाद 2 विकल्प हैं। पहला है मेरी बड़ी बेटी मीरा मेहरा, जो 33 साल की है, वर्तमान में अविवाहित, 1.75 मीटर लंबी, शानदार फिगर वाली और बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि वह बहुत उपयुक्त है। सान्या मेहरा ने अर्जुन कपूर को परिचय दिया। ये सुनकर अर्जुन कपूर को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि सान्या मेहरा पहले उन्हें इतनी अजीब नज़रों से देख रही थीं। पता चला कि उन्होंने उन्हें पसंद कर लिया था और चाहती थीं कि वह उनका दामाद बने। मेरी बेटी के अलावा मेरी भतीजी अनन्या मेहरा भी है, लेकिन मेरी भतीजी अभी छोटी है, केवल 16 साल की, जवानी और आकर्षण से भरी हुई, लेकिन आपको कुछ साल इंतजार करना होगा। सान्या मेहरा ने परिवार में दूसरा विकल्प बताया। सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं। एक 33 साल की है, उनसे 10 साल से ज़्यादा बड़ी, और दूसरी 16 साल की, इतनी छोटी कि अपराध जैसी लगे।
हरमेश परिवार को वाकई लोग चुनने आते हैं। हरमेश परिवार का विचार यह है कि अर्जुन कपूर उनके हरमेश परिवार में शामिल हो जाएं और फिर वे उनके अपने हो जाएंगे। भविष्य में अर्जुन कपूर के शेयर भी उनके बच्चों को मिलेंगे और अर्जुन कपूर के बच्चे भी मेहरा कहलाएंगे और अर्जुन कपूर के शेयर भविष्य में हरमेश ग्रुप को ही मिलेंगे। वे अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं। वास्तव में हरमेश परिवार के पास एक और बहुत उपयुक्त उम्मीदवार है, वह है नताशा मेहरा, जो अर्जुन कपूर की उम्र की है, इस साल 19 साल की, और हरमेश परिवार की छोटी राजकुमारी भी है, हरमेश परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे खूबसूरत लड़की। लेकिन हरमेश परिवार को इस छोटी राजकुमारी से बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि इस छोटी राजकुमारी की शादी किसी और शक्तिशाली शीर्ष कुलीन शाही परिवार या किसी और शक्तिशाली विश्व स्तरीय व्यापारिक परिवार से हो। हरमेश, सान्या मेहरा ने अर्जुन कपूर को देखा। मैं वाकई अविवाहित हूँ, लेकिन आपका मतलब क्या है? अर्जुन कपूर ने जवाब में पूछा। ये बहुत सरल है। अगर श्री अर्जुन हमारे हरमेश परिवार में शामिल हो जाते हैं तो हम एक परिवार बन जाएंगे। अध्यक्ष का पद स्वाभाविक रूप से आपका ही रहेगा, सान्या मेहरा ने समझाया। क्या आप कह रही हैं कि मैं आपके हरमेश परिवार की किसी महिला से शादी कर लूं? अर्जुन कपूर ने पूछा। नहीं, यह आपका हमारे हरमेश परिवार में दामाद बनना है। आप अपना सरनेम मेहरा कर लें और आपके भविष्य के बच्चे भी मेहरा कहलाएंगे, सान्या मेहरा ने समझाया। बेशक, अगर आप वाकई ऐसा नहीं चाहते तो आपको अपना सरनेम बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके भविष्य के बच्चे मेहरा कहलाएंगे। क्या आप कह रही हैं कि मैं हरमेश परिवार का दामाद बन जाऊं? अर्जुन कपूर को दामाद शब्द से काफ़ी संवेदनशीलता थी। 99 दिन पहले हैदराबाद का रेड्डी परिवार चाहता था कि वह उनकी गड़बड़ी संभाले और अब हरमेश परिवार चाहता है कि वह उनका दामाद बने। हमारे हरमेश परिवार में श्री अर्जुन के लिए कोई उपयुक्त महिला नहीं है। हमारी चयन प्रक्रिया के बाद 2 विकल्प हैं। पहला है मेरी बड़ी बेटी मीरा मेहरा, जो 33 साल की है, वर्तमान में अविवाहित, 1.75 मीटर लंबी, शानदार फिगर वाली और बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि वह बहुत उपयुक्त है, सान्या मेहरा ने अर्जुन कपूर को परिचय दिया। ये सुनकर अर्जुन कपूर को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि सान्या मेहरा पहले उन्हें इतनी अजीब नज़रों से देख रही थीं। पता चला कि उन्होंने उन्हें पसंद कर लिया था और चाहती थीं कि वह उनका दामाद बने। मेरी बेटी के अलावा मेरी भतीजी अनन्या मेहरा भी है, लेकिन मेरी भतीजी अभी छोटी है, केवल 16 साल की, जवानी और आकर्षण से भरी हुई, लेकिन आपको कुछ साल इंतजार करना होगा, सान्या मेहरा ने परिवार में दूसरा विकल्प बताया। सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं। एक 33 साल की है, उनसे 10 साल से ज़्यादा बड़ी, और दूसरी 16 साल की, इतनी छोटी कि अपराध जैसी लगे। हरमेश परिवार को वाकई लोग चुनने आते हैं। हरमेश परिवार का विचार यह है कि अर्जुन कपूर उनके हरमेश परिवार में शामिल हो जाएं और फिर वे उनके अपने हो जाएंगे। भविष्य में अर्जुन कपूर के शेयर भी उनके बच्चों को मिलेंगे और अर्जुन कपूर के बच्चे भी मेहरा कहलाएंगे और अर्जुन कपूर के शेयर भविष्य में हरमेश ग्रुप को ही मिलेंगे। वे अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं। वास्तव में हरमेश परिवार के पास एक और बहुत उपयुक्त उम्मीदवार है, वह है नताशा मेहरा, जो अर्जुन कपूर की उम्र की है, इस साल 19 साल की, और हरमेश परिवार की छोटी राजकुमारी भी है, हरमेश परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे खूबसूरत लड़की। लेकिन हरमेश परिवार को इस छोटी राजकुमारी से बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि इस छोटी राजकुमारी की शादी किसी और शक्तिशाली शीर्ष कुलीन शाही परिवार या किसी और शक्तिशाली विश्व स्तरीय व्यापारिक परिवार से हो। उनके हरमेश परिवार का इरादा किसी विश्व स्तरीय व्यापारिक समूह या किसी देश के शाही परिवार के साथ मजबूत गठबंधन करने का है। जैसा कि अर्जुन कपूर के लिए, उन्होंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अर्जुन कपूर उन विश्व स्तरीय व्यापारिक समूहों और महान कुलीनों से बहुत कमतर हैं, इसलिए उन्होंने इस सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को सामने नहीं लाया। माफ़ कीजिए, मेरी आपके हरमेश परिवार में शामिल होने की कोई मंशा नहीं है और मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अर्जुन कपूर ने हरमेश परिवार को साफ साफ मना कर दिया। गर्लफ्रेंड होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी वह आपकी असली पत्नी नहीं है और आपकी सगाई भी नहीं हुई है, तो आप बस ब्रेकअप कर सकते हैं, है ना? सान्या मेहरा ने उदासीनता से कहा। इस पहलू के बारे में हरमेश परिवार को कोई परवाह नहीं थी। जब तक अर्जुन कपूर की आधिकारिक पत्नी उनके हरमेश परिवार से हो, ये काफ़ी है। रही बात बाद में अर्जुन कपूर के प्रेमी प्रेमिकाओं की, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी उनके हरमेश परिवार में कई लोग ऐसा ही करते हैं। सब एक जैसे हैं। बस इतना ही कहना था। अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अर्जुन कपूर उठ खड़े हुए। हरमेश परिवार के साथ बकवास में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हमारे हरमेश परिवार की किसी महिला के साथ होना सबसे नर्म तरीका है। अगर आप सहमत नहीं होते तो आप हमारे पूरे हरमेश परिवार के खिलाफ जा रहे हैं, और जो हमारे हरमेश परिवार के खिलाफ जाते हैं उनका अच्छा अंजाम नहीं होता, सान्या मेहरा ने बहुत जोरदार तरीके से कहा। दीदी, पिताजी ने ऐसा तो नहीं कहा था, है ना?
बगल में सिद्धार्थ मेहरा ने अपनी बहन से फ्रेंच में धीरे से कहा, इसकी चिंता मत करो, इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए हमें शुरू में ही सख्त होना होगा, वरना बाद में बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं सख्त नहीं हुई तो वह बाद में हमें गंभीरता से नहीं लेगा। सान्या मेहरा ने भी फ्रेंच में जवाब दिया। उन्होंने सहज रूप से सोचा कि अर्जुन कपूर को फ्रेंच नहीं आती, इसलिए उन्होंने अर्जुन कपूर के सामने बिना किसी हिचक के बात की। बगल में अर्जुन कपूर मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सिस्टम से फ्रेंच सीख ली थी और उनकी उच्चारण उनकी तुलना में भी ज़्यादा मानक था। दोनों भाई बहनों की बातचीत का पूरा माजरा अर्जुन कपूर के कानों में पड़ा। अर्जुन कपूर को हरमेश परिवार का विचार सामान्य रूप से समझ में आ गया था, जो कि हरमेश ग्रुप का नियंत्रण अर्जुन कपूर के हाथों से वापस लेने की पूरी कोशिश करना था। हरमेश परिवार के वर्तमान मुखिया का मतलब था कि उन्हें यथासंभव टकराव से बचना चाहिए और अर्जुन कपूर को हरमेश परिवार में शामिल करके मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। दूसरे पक्ष को लगता था कि अर्जुन कपूर ने इतने कम समय में हरमेश ग्रुप के इतने सारे शेयर हासिल कर लिए हैं, तो उनकी पहचान और पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। अगर वाकई कोई और रास्ता नहीं बचा तो वे अर्जुन कपूर के साथ युद्ध छेड़ देंगे। हालांकि हरमेश परिवार के मुखिया ने ऐसा आदेश दिया था, लेकिन सान्या मेहरा, जो स्वभाव से दृढ़ थी और कभी सिर नहीं झुकाती थी, अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह जबरन अर्जुन कपूर को सिर झुकाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। अर्जुन कपूर के मन में भी एक जवाबी रणनीति थी। जब अर्जुन कपूर दोनों भाई बहनों की बहस सुन रहे थे और तमाशा देख रहे थे, तभी सिस्टम की आवाज़ सही समय पर सुनाई दी। डिंग। सान्या मेहरा और बाकियों से मिलने जाएं, देखें कि सान्या मेहरा क्या चाहती है और उचित प्रतिक्रिया दें। कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, हरमेश ग्रुप के 9% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, 981 अनुभव अंक प्राप्त हुए। हरमेश ग्रुप के 9% शेयर और 981 अनुभव अंक सफलतापूर्वक प्राप्त हो गए। अब से अर्जुन कपूर ने हरमेश ग्रुप के 40% शेयरों पर नियंत्रण कर लिया है और वह हरमेश ग्रुप पर पूरी तरह से नियंत्रण करने से केवल 11% शेयर दूर हैं। जैसे ही वह इन 11% शेयर हासिल कर लेंगे, हरमेश परिवार जो भी करना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप हरमेश परिवार अपने आंतरिक मामले खुद सुलझाएं। मैं अब जाता हूँ। कार्य पूरा हो गया था और अर्जुन कपूर दोनों भाई बहनों की बहस सुनने में और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह उठकर चले गए। सान्या मेहरा ने बस ठंडी नज़रों से अर्जुन कपूर को जाते हुए देखा, जबकि सिद्धार्थ मेहरा ने विनम्रता से अर्जुन कपूर को अलविदा कहा। अलविदा श्री अर्जुन, अलविदा। इस छोटे से विवरण को नोटिस करते हुए अर्जुन कपूर ने भी विनम्रता से जवाब दिया। कंपनी के चेन्नई मुख्यालय से निकलकर और कार में वापस लौटते हुए अर्जुन कपूर गहरी सोच में डूब गए। अध्याय 564। ऐसा लगता है कि हरमेश परिवार एकजुट मोर्चा नहीं है। वह सिद्धार्थ मेहरा, सान्या की तुलना में अधिक मिलनसार है। अगर बाद में हरमेश परिवार के साथ टकराव होता है तो अर्जुन कपूर इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अर्जुन कपूर के पास हरमेश ग्रुप के 40% शेयर हैं, लेकिन हरमेश ग्रुप के भीतर उनका एक भी विश्वासपात्र नहीं है। यह अच्छा नहीं है। इस तरह अर्जुन कपूर को आसानी से अलग थलग किया जा सकता है। इसके बारे में सोचते हुए अर्जुन कपूर ने पहले जिन कुछ प्रतिभाओं को अपने पक्ष में किया था, वे अब काम आ सकते हैं। अर्जुन कपूर को हरमेश ग्रुप के भीतर अपने विश्वासपात्रों को नियुक्त करने की जरूरत है। सोचते हुए अर्जुन कपूर ने सबसे पहले विदेश में मौजूद ज्योति चौहान को फ़ोन किया। अर्जुन कपूर ने उन्हें तैयार रहने के लिए कहा और जब समय सही होगा तो अर्जुन कपूर उन्हें हरमेश ग्रुप में एक पद पर नियुक्त करेंगे। क्या हरमेश ग्रुप? ज्योति चौहान अर्जुन कपूर की बात सुनकर हैरान रह गईं। शुरुआत में मुंबई में ज्योति चौहान ने अर्जुन कपूर के ध्यान और वादे के कारण उनके साथ जुड़ने का फैसला किया था, क्योंकि वह मुंबई जैसे छोटे स्थान को छोड़कर एक बड़े मंच पर जाना चाहती थीं। शुरुआत में ज्योति चौहान को लगता था कि अगर वह कुछ 100 अरब की कीमत वाले छोटे समूह में शामिल हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब बॉस अर्जुन वास्तव में चाहते हैं कि वह हरमेश ग्रुप जैसे विशाल समूह में एक महत्वपूर्ण पद संभालें, जिसकी बाजार कीमत खरबों में है। केवल कुछ महीनों में बॉस अर्जुन हरमेश ग्रुप के अध्यक्ष बन गए हैं। ये सपने जैसा लगता है। बॉस अर्जुन वाकई बहुत कमाल के हैं। चिंता मत कीजिए बॉस, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, ज्योति चौहान ने गारंटी दी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपनी चचेरी बहन सृष्टि कपूर से संपर्क किया। अर्जुन कपूर की यह पूर्व चचेरी बहन भी बहुत सक्षम है और पिछले अनुभवों के बाद अर्जुन कपूर को उनके चरित्र पर भी भरोसा है। अब सृष्टि कपूर हैदराबाद में अर्जुन कपूर की एक कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी हैं। अर्जुन कपूर ने उनसे संपर्क किया। उनका इरादा उन्हें हरमेश ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का था। वर्तमान में हरमेश एशिया प्रशांत क्षेत्र की अध्यक्ष तन्वी मल्होत्रा उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। ऐसा लगता है कि वह सान्या मेहरा का पक्ष ले चुकी हैं।
इस तरह के व्यक्ति के लिए जो भविष्य नहीं देख सकता और एहसान नहीं मानता, अर्जुन कपूर स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रख सकते। हरमेश ग्रुप एशिया प्रशांत की अध्यक्ष सृष्टि कपूर अपनी चचेरी बहन द्वारा उनके लिए व्यवस्थित पद के बारे में जानकर हैरान रह गईं। ये पद उनकी पहुंच से बाहर था। इस क्षण वह बहुत आभारी थीं कि उन्होंने शुरू में अपनी चचेरी बहन का पक्ष लिया था, वरना हरमेश ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष तो दूर, वह एक अध्यक्ष की सचिव बनने की भी योग्य नहीं होती। मैं आज ही चेन्नई के लिए रवाना हो जाऊंगी, सृष्टि कपूर ने जवाब दिया। इन दो लोगों से संपर्क करने के बाद अर्जुन कपूर ने हरमेश ग्रुप के मानव संसाधन विभाग को फ़ोन किया और इन दो नियुक्तियों की घोषणा की। अर्जुन कपूर अब अध्यक्ष हैं, इसलिए दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा अर्जुन कपूर का अनुमान था कि हरमेश ग्रुप के भीतर कोई बाधा नहीं आएगी। आखिरकार ये दोनों पद इतने ऊंचे नहीं हैं और हरमेश परिवार इसके लिए उनके साथ टकराव नहीं चाहेगा। ये सब पूरा करने के बाद दोपहर हो चुकी थी और अर्जुन कपूर कार चलाकर खाने की जगह ढूंढने जा रहे थे। अचानक सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, रिश्ता तोड़ने का 100वां दिन, पुरस्कार, शीर्ष व्यापारिक समूह द्विनक्षत्र ग्रुप के 4% शेयर अधिग्रहण समझौता आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांच करें। नोट, ये सैमसंग ग्रुप है जिसे सामंजस्य के लिए द्विनक्षत्र में बदला गया है, सभी समझते हैं। हो, अर्जुन कपूर ने आज का सिस्टम पुरस्कार देखते ही अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह क्या मजाक है? सिस्टम ने आज क्या पुरस्कार दिया? द्विनक्षत्र ग्रुप के शेयर, क्या ये किमची देश का शीर्ष व्यापारिक समूह द्विनक्षत्र ग्रुप है? हाय हाय हाय, यह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूह है। किमची देश में ये लाखों लोगों से ऊपर नहीं, राष्ट्रपति से भी ऊपर की स्थिति रखता है। इसके अलावा अर्जुन कपूर के अनुमान के अनुसार द्विनक्षत्र ग्रुप की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 2 खरब है। इसके अलावा द्विनक्षत्र ग्रुप की बाजार कीमत अपने चरम पर 3 खरब तक पहुंच चुकी थी और अब ये गिरावट के दौर में है। यहां तक कि 4% शेयर भी 80 अरब की कीमत के हैं। यह अब तक का सबसे ज़्यादा बाजार मूल्य वाला कंपनी शेयर है जो अर्जुन कपूर ने हासिल किया है, बिना किसी संदेह के। आज रिश्ता तोड़ने का 100वां दिन है। अर्जुन कपूर ने नहीं सोचा था कि सिस्टम इतना बड़ा उपहार देगा। सिस्टम वाकई बहुत मानवीय है। इसके अलावा इन 80 अरब को जोड़ने के साथ अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति फिर से बढ़ गई है और यह अब 1.8 खरब से ज़्यादा 1.9 खरब के करीब है। अर्जुन कपूर की संपत्ति अगले 1-2 दिन में 2 खरब को पार कर जाएगी। इसके बारे में सोचकर अर्जुन कपूर उत्साहित और ऊर्जा से भरे हुए थे। चूंकि उन्होंने अभी अभी द्विनक्षत्र ग्रुप के शेयर हासिल किए थे, इसलिए अर्जुन कपूर ने विशेष रूप से दोपहर के भोजन के लिए एक उच्च स्तरीय किमची रेस्तरां चुना। ईमानदारी से कहें तो किमची देश में वाकई कोई स्वादिष्ट खाना नहीं है। बारबेक्यू के अलावा राइस केक जैसा कुछ और नहीं है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय रेस्तरां भी यही हैं, बस कुछ कैवियार, ब्लैक ट्रफल्स और अन्य उच्च स्तरीय सामग्री जोड़ देते हैं। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन कपूर सीधे पटेल ग्रुप के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 बजे अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर कार पार्क कर पाते, उन्होंने दूर से ही पटेल ग्रुप के सामने असामान्य स्थिति देखी। 7-8 पेशेवर बॉडीगार्ड सूट और चमड़े के जूतों में काले चश्मे पहने हुए पटेल ग्रुप के सुरक्षा गार्डों के साथ बहस कर रहे थे। ये बॉडीगार्ड जबरन अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पटेल ग्रुप के अधिक संख्या वाले सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक रखा था। दोनों पक्षों में झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर ने कार पार्क की और वहां पहुंच गए। अध्यक्ष अर्जुन आए। अध्यक्ष अर्जुन, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ये लोग कंपनी में जबरन घुसना चाहते हैं। अर्जुन कपूर को देखते ही पटेल ग्रुप के सुरक्षा गार्डों को जैसे जीव शीका मिल गया। सुबह की बैठक में अर्जुन कपूर की पहचान उजागर हो चुकी थी और पटेल ग्रुप के कर्मचारियों को पता चल गया था कि अर्जुन कपूर ईशा पटेल के सहायक नहीं, बल्कि उनके प्रेमी हैं। जैसे ही अर्जुन कपूर दूसरे पक्ष से सवाल करने वाले थे, अचानक एक हादसा हो गया। अध्याय 565। कई कारें पास में रुकीं, जिनसे 1 दर्जन से अधिक काले सूट वाले बॉडीगार्ड बाहर निकले और तुरंत अर्जुन कपूर को घेर लिया। तुरंत बाद एक सफ़ेद दस्ताने पहने ड्राइवर बाहर निकला और सम्मानपूर्वक एक कार का दरवाजा खोला। एक लगभग 2 मीटर लंबा मांसल युवक बाहर निकला और अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। मैंने इतनी देर तक अपने लोगों को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा, लेकिन तुम दिखाई ही नहीं दिए। तो तुम पटेल ग्रुप में नहीं थे? मांसल युवक ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन कपूर को ऊपर से नीचे तक तुच्छ नज़रों से देखते हुए। तुम में कुछ खास दिखता नहीं। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि देवी ईशा को तुम में क्या पसंद है। मांसल युवक के मन में संदेह था। वह कोई और नहीं बल्कि तियान्या वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष का बेटा यश खन्ना था, जो चेन्नई के 4 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में से एक है। यश खन्ना विदेश में था। कल रात जब निखिल चौधरी ने लापरवाही से खुलासा किया कि ईशा पटेल का वास्तव में एक बॉयफ्रेंड है, तो वह बिना रुके विदेश से वापस लौट आया।
वह अर्जुन कपूर से मिलना चाहता था, लेकिन ईशा पटेल को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ईशा के दोपहर में बाहर जाने का फायदा उठाकर यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए लोगों को भेजा ताकि अर्जुन कपूर बाहर आए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं यश खन्ना हूँ, त्यान्या वाणिज्य मंडल का युवा अध्यक्ष। मानसल युवक ने गर्व से जवाब दिया। युवा अध्यक्ष, मैंने धनी परिवारों के युवा मास्टरों और उत्तराधिकारियों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष पद बेटे को विरासत में मिले। क्या तुमने खुद को यह उपाधि दी है, युवा अध्यक्ष? अर्जुन कपूर ने तंज कसते हुए कहा। एक वाणिज्य मंडल धनी परिवार या निगम से अलग होता है। अध्यक्ष का पद कैसे विरासत में मिल सकता है? हम दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन मैं, यश खन्ना, इतिहास रचूंगा। यश खन्ना ने गर्व से कहा। उसने पहले ही कोरिया में व्यवसाय में अच्छे परिणाम हासिल कर लिए थे और वह जल्द ही त्यान्या वाणिज्य मंडल का सदस्य बनने वाला था। भविष्य में त्यान्या वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष पद निश्चित रूप से उसका होगा। नन्हा, तुम अभी भी अपनी स्थिति नहीं समझ रहे। मेरे लोगों से घिरे होने के बावजूद तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें पिटने का डर नहीं है? यश खन्ना ने अर्जुन कपूर को ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग दब गया हो। घिरा हुआ? किसने तुम्हें ये भ्रम दिया? अर्जुन कपूर ने बोलते हुए अपने हाथों को ताली बजाई। स्विश! अगले ही पल अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के अच्छी तरह प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स की एक टीम बाहर निकली और यश खन्ना और उसके लोगों को घेर लिया। अर्जुन कपूर ने विशेष रूप से इन लोगों को पटेल ग्रुप में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा था, क्योंकि इतने सारे कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी और वह किसी भी हादसे को रोकना चाहता था। अनपेक्षित रूप से इन लोगों ने पटेल ग्रुप के भीतर ज्यादा भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इस क्षण में काम आ गए। अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स को देखकर यश खन्ना का चेहरा राख की तरह हो गया। अब उसके पास संख्यात्मक लाभ नहीं था। नन्हा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूर रहो। अर्जुन कपूर के करीब होने का फायदा उठाते हुए यश खन्ना ने अचानक हाथ बढ़ाया और अर्जुन कपूर के कंधे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। अर्जुन कपूर ने यश खन्ना को बर्दाश्त नहीं किया। इससे पहले कि यश खन्ना का हाथ उसे छू पाता, अर्जुन कपूर ने तुरंत हमला किया और यश खन्ना को कुत्ते की तरह मिट्टी खाने वाली स्थिति में फेंक दिया। बॉस, यश खन्ना के लोग हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अर्जुन कपूर के अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप ने काबू कर लिया। यश खन्ना को कुछ समझ नहीं आया कि अर्जुन कपूर ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह दर्द से दांत पीसने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था। वह, जो लगभग 2 मीटर लंबा और 200 पाउंड से ज्यादा वजन का था, अर्जुन कपूर के सामने टिक क्यों नहीं पाया। क्या तुम अभी भी हमला करना चाहते हो? अर्जुन कपूर ने यश खन्ना को ठंडी नजरों से देखा। हिंसा का उपयोग करना जंगली का व्यवहार है। मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया था, मेरा इरादा लड़ने का नहीं था। यश खन्ना उठा, लड़ाई को तुच्छ दिखाने वाला भाव अपनाते हुए बहुत सख्त दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके देवी ईशा को छोड़ दो, वरना तुम परिणाम नहीं झेल पाओगे। इसके अलावा पटेल परिवार भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यश खन्ना ने यह भी योजना बनाई थी कि वह अपने पिता से व्यक्तिगत रूप से पटेल परिवार के सामने विवाह प्रस्ताव रखवाएगा। तुम अभी तक अपने दिन के सपने से क्यों नहीं जागे? अर्जुन कपूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। यश खन्ना इतना डर गया कि वह 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया, पूरी तरह से हार मानते हुए। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? फिर भी हमला करना चाहते हो? अर्जुन कपूर ने दयालु इरादों के साथ पूछा। मुझे पता है, तो क्या हुआ? यश खन्ना ने सबसे कायरतापूर्ण शब्दों को सबसे सख्त लहजे में कहा। उसके बगल में खड़े उसके अधीनस्थ अपने बॉस को इतना कायर देखकर चाहते थे कि कहीं छेद मिले और वे उसमें छिप जाएं। ये बहुत शर्मनाक था। तभी एक सफेद फरारी पास में रुकी और ईशा पटेल दोपहर के भोजन से वापस लौटी। क्या हुआ? यहाँ की स्थिति को देखकर ईशा पटेल कार से उतरी और जल्दी से वहां पहुंची। ईशा पटेल अर्जुन कपूर के पास दौड़ी, बहुत चिंता के साथ जांचते हुए कि कहीं अर्जुन कपूर को चोट तो नहीं लगी, अत्यंत कोमलता के साथ। ये दृश्य देखकर यश खन्ना का दिल खून के आंसुओं से रो रहा था। वह इस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता था। क्या ये वही ईशा पटेल थी जिसे वह जानता था? दूर की देवी ईशा पटेल, जिसने कभी उसे एक दयालु शब्द या मुस्कान तक नहीं दी थी, अब अर्जुन कपूर के सामने एक कोमल और विचारशील पत्नी की तरह थी। इसने यश खन्ना को ईर्ष्या और जलन से भर दिया। ये देखकर कि अर्जुन कपूर ठीक है, ईशा पटेल ने राहत की सांस ली। तब उसने पास में खड़े यश खन्ना को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा पटेल ने यश खन्ना को ठंडी नजरों से देखा, जैसे वह पूरी तरह से बदल गई हो। ये देखकर कि ईशा पटेल का उसके और अर्जुन कपूर के प्रति पूरी तरह से अलग रवैया है, यश खन्ना और भी गुस्से में आ गया। देखते रहो। यश खन्ना एक पल भी वहां नहीं रुक सका। वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। फिर कभी पटेल ग्रुप में दिखाई मत देना। अगर तुम एक बार दिखे तो मैं तुम्हें हर बार पिटवाऊंगा।
अर्जुन कपूर ने जोड़ा। ये कहकर अर्जुन कपूर ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया कि वे हट जाएं। अर्जुन कपूर को अभी भी ईशा पटेल के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी थी और वह इस जोकर के साथ शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यश खन्ना गुस्से में अपने लोगों के साथ चला गया। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल फिर पटेल ग्रुप के अंदर चले गए। अब महेंद्र पटेल के अनुरोध को पूरा करने और सिस्टम के मध्यावधि मिशन को पूरा करने के लिए केवल 50 अरब रुपये बाकी थे। अर्जुन कपूर को समय का उपयोग करना था। दूसरी ओर यश खन्ना गुस्से में अपनी विला में लौट आया। हिंसा का विकल्प पूरी तरह से खारिज हो चुका था और यश खन्ना गहरी सोच में डूब गया। बॉस, ये पटेल ग्रुप सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में है। आपको कोरिया में उसी उद्योग में एक युवा मास्टर को जानते हैं, है ना? यश खन्ना के अधीनस्थ ने उसे याद दिलाया। हाँ, सही कहा, योगेश मल्होत्रा भी है। यश खन्ना को अचानक एहसास हुआ, पिछले 1.5 साल में कोरिया में उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने न केवल अपने करियर को विकसित किया बल्कि अपने कनेक्शनों को भी बेहतर किया। उसका दोस्त अर्जुन मल्होत्रा एक ऐसे परिवार से आता था जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में था और वह कोरिया के शीर्ष 10 चैबोल में से एक था। चूंकि वह हिंसा का उपयोग नहीं कर सकता था, वह अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के प्रयासों को बर्बाद कर देगा और पटेल ग्रुप को ध्वस्त कर देगा। ये सोचकर यश खन्ना अपने दोस्त को फोन करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। अध्याय 566। कुछ ही देर में कॉल जुड़ गया और एक हल्के फुल्के युवा मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। यश, तुम चेन्नई वापस नहीं गए? चीजें कैसी चल रही हैं? शुरुआत में ही योगेश मल्होत्रा ने अंग्रेजी में उत्सुकता से पूछा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अर्जुन। बात कुछ ऐसी है, यश खन्ना ने पूछा और समझाया। हालांकि यश खन्ना के आश्चर्य की बात थी कि योगेश मल्होत्रा ने उसकी बात सुनने के बाद सीधे मना कर दिया। इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरे परिवार के संसाधनों का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं। इस तरह की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी से निपटने के लिए मेरे पास एक आसान, अधिक प्रभावी तरीका है। योगेश मल्होत्रा ने कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। एक पेशेवर के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि कौन से तरीके सबसे जहरीले हैं। हम कुछ शक्तिशाली हैकर्स को सीधे ढूंढ सकते हैं जो उस कंपनी के नेटवर्क पर हमला करें, उनके सभी गोपनीय प्रोग्राम्स को तोड़ें और उनकी मूल तकनीक चुरा लें। इससे कंपनी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। योगेश मल्होत्रा ने परिचय दिया। ये तरीका बड़े समूहों के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन केवल 100 अरब से थोड़ा अधिक बाजार मूल्य वाली एक छोटी कंपनी के लिए ये घातक होगा। क्या ये तरीका काम करेगा? यश खन्ना ने संदेह जताया। मुझ पर भरोसा करो, ये 100% प्रभावी है, योगेश मल्होत्रा ने गारंटी दी। ठीक है, फिर उसी तरह करते हैं। लेकिन मुझे कोई शीर्ष हैकर नहीं पता, उन्हें कहाँ से ढूंढूं? यश खन्ना ने पूछा। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। दुनिया के शीर्ष और सबसे शक्तिशाली हैकर सभी हमारे किम्ची देश में हैं। हमारा किम्ची देश न केवल किम्ची और कन्फ्यूशियसवाद का आविष्कार करने वाला पहला देश है, बल्कि हैकर्स का भी पहला देश है, योगेश मल्होत्रा ने बहुत गर्व के साथ कहा। यश खन्ना, जो लंबे समय तक किम्ची देश में रहा था, किम्ची लोगों के आत्मविश्वास से अच्छी तरह वाकिफ था। वे तो लगभग ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने चीनी अक्षरों का भी आविष्कार किया था। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक अर्जुन शक्तिशाली शीर्ष हैकर ढूंढ सकता था, तब तक ये मायने नहीं रखता कि किम्ची या कन्फ्यूशियसवाद का आविष्कार किसने किया। मैं अभी उनके लिए संपर्क करूंगा। देर से देर कल तक मैं तुम्हारे लिए 5 से अधिक शीर्ष हैकर्स ढूंढ सकता हूं, योगेश मल्होत्रा ने आत्मविश्वास के साथ गारंटी दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसों की चिंता मत करो, बस पटेल ग्रुप को ध्वस्त कर दो। जब सब खत्म हो जाएगा और हम किम्ची देश वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें 1 महीने तक मौज करवाऊंगा और सारे खर्चे मेरे, यश खन्ना ने गारंटी दी। उन जैसे शीर्ष युवा मास्टरों के लिए बाहर जाकर मौज करना, हर दिन लोकप्रिय महिला सितारों, शराब के तालाबों और मांस के जंगलों के साथ रोजाना का खर्च कम से कम 100 मिलियन या कई 100 मिलियन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बस देखते रहो। यश खन्ना की उदारता देखकर योगेश मल्होत्रा मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। दोनों ने एक समझौता कर लिया। दोपहर में अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने पटेल ग्रुप में कई मध्यम आकार के ग्राहकों से मुलाकात की। ये ग्राहक सभी आदित्य मल्होत्रा और आलोक यादव ने पेश किए थे, जिससे पटेल ग्रुप के मुनाफे में भी कई अरब रुपये की वृद्धि हुई। उस रात अर्जुन कपूर अपनी गुलमोहर विला में आराम करने के लिए लौट आए। रात लगभग 9 बजे अर्जुन कपूर को अचानक एक बहुत ही अप्रत्याशित कॉल आया। कॉल करने वाली थी रितिका पटेल, वह ज्वेलरी डिज़ाइन प्रतिभा जिसे अर्जुन कपूर ने पहले ढूंढा था और ज्योति चौहान की सीनियर भी थीं। वर्तमान में वह तिवारी ग्रुप में मुख्य डिज़ाइनर के रूप में काम कर रही थीं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। अध्यक्ष अर्जुन, मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ है। शुरुआत में ही रितिका पटेल ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या आपको कोई परेशानी हुई है? बस मुझे बताएं, अर्जुन कपूर ने कहा।
आखिरकार ये वह प्रतिभा थी जिसे उन्होंने भर्ती किया था, इसलिए अर्जुन कपूर स्वाभाविक रूप से उनकी अधिक कद्र करते थे। नहीं 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 अध्यक्ष अर्जुन, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज दोपहर किसी ने अचानक मुझसे संपर्क किया और बहुत सारा पैसा ऑफर करके मुझे कंपनी से ले जाने की कोशिश की। रितिका पटेल ने सच बताया। तुम्हें ले जाने की कोशिश? अर्जुन कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने सिर्फ 1-2 महीने पहले ही रितिका पटेल को अपने पास लाया था और इतने कम समय में कोई उनकी ओर नजर रख रहा था। लेकिन जो लोग रितिका पटेल को ले जा सकते थे वे शायद साधारण नहीं थे। आखिरकार रितिका पटेल अब उनकी तिवारी ग्रुप की मुख्य डिजाइनर थीं, जिनकी तनख्वाह बहुत अधिक थी। अगर वे रितिका पटेल को ले जाना चाहते थे तो उन्हें निश्चित रूप से अब की तुलना में बेहतर शर्तें देनी पड़तीं। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के HR निदेशक ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और कहा कि अगर मैं भगवती ज्वेलर्स ग्रुप में जाती हूं तो वे मेरी मौजूदा तनख्वाह को दोगुना कर देंगे और मुझे भगवती ज्वेलर्स ग्रुप की मुख्य डिजाइनर की स्थिति देंगे। अर्जुन कपूर के पूछने से पहले रितिका पटेल ने स्वतः ही बता दिया। भगवती ज्वेलर्स की ताकत तिवारी ग्रुप से कहीं अधिक थी और भगवती ज्वेलर्स ग्रुप की मुख्य डिजाइनर की स्थिति भी तिवारी की मुख्य डिजाइनर की स्थिति से थोड़ी ऊंची थी। भगवती ज्वेलर्स ने न केवल मुख्य डिजाइनर की स्थिति की पेशकश की, बल्कि रितिका पटेल की तनख्वाह को दोगुना करने की भी पेशकश की। वे वाकई पूरी ताकत लगा रहे थे। तुम क्या सोच रही हो? अर्जुन कपूर ने टटोलते हुए पूछा। अध्यक्ष अर्जुन, आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से तरक्की दी थी। आपने मुझे एक साधारण असफल व्यक्ति से तिवारी की मुख्य डिजाइनर की ऊंची स्थिति तक पहुंचाया। मैं आपके प्रति दिल से आभारी हूं। चाहे दूसरा पक्ष कोई भी शर्तें दे, मैं तिवारी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन कपूर के बोलते ही रितिका पटेल ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा। वह कृतघ्न व्यक्ति नहीं थी। उत्तेजित मत हो, मुझे तुम पर संदेह नहीं था। चिंता मत करो, तुम्हारी शर्तें यहाँ भगवती ज्वेलर्स से केवल बेहतर होंगी। चूंकि उसने ऐसा कहा था, अर्जुन कपूर ने भी गारंटी दी। अध्यक्ष अर्जुन, मैंने आपसे संपर्क इसलिए नहीं किया कि यह कहना था, बल्कि मैंने भगवती ज्वेलर्स के HR निदेशक के शब्दों से एक और स्थिति सुनी। रितिका पटेल ने अर्जुन कपूर को सूचना दी और एक महत्वपूर्ण संदेश बताया। उनके कहने का मतलब था कि भगवती ज्वेलर्स ग्रुप हमारी तिवारी ग्रुप के साथ पूरी तरह से युद्ध शुरू करने की योजना बना रहा है और देश विदेश में पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करेगा। पहले भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी अभी भी हिचकिचा रहे थे। आखिरकार तिवारी के साथ युद्ध शुरू करने पर उन्हें भी बहुत कुछ खोना पड़ता। वे अनन्य में थे। तिवारी ग्रुप के मौजूदा उत्कर्ष और भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष रवि सक्सेना के कल भगवती मुख्यालय में वापस जाकर रिपोर्ट करने के बाद भगवती के वरिष्ठ अधिकारी आखिरकार और इंतजार नहीं कर सके। रवि सक्सेना पहले अर्जुन कपूर के साथ कई बार हार चुके थे, यहां तक कि लुइस विटन ग्रुप के ग्रेटर चाइना क्षेत्र के अध्यक्ष को बुलाने के बाद भी कोई रास्ता नहीं था। कल रवि सक्सेना भगवती ज्वेलर्स ग्रुप मुख्यालय गए और भगवती के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। आखिरकार बातचीत के बाद भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने तिवारी के साथ मरने तक लड़ने और पूर्ण युद्ध शुरू करने का फैसला किया, जब तक दूसरा पक्ष पूरी तरह से ध्वस्त न हो जाए। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप पूर्ण युद्ध शुरू करने जा रहा है, अर्जुन कपूर ने धीरे से बुदबुदाया। ये खबर अर्जुन कपूर की अपेक्षाओं के भीतर थी। उन्हें भी लगता था कि ये दिन जल्दी या देर से आएगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि भगवती ज्वेलर्स ग्रुप अब और इंतजार नहीं करेगा। चूंकि वे युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो युद्ध शुरू करें। अध्याय 567। भगवती ज्वेलर्स युद्ध शुरू करने की हिम्मत इसलिए कर रहा है क्योंकि यह लुइस विटन ग्रुप का एक उपब्रांड है और इसका लुइस विटन ग्रुप के साथ पिता पुत्र जैसा रिश्ता है। अगर वाकई कोई समस्या आती है तो ये लुइस विटन ग्रुप से मदद मांग सकता है, जिसके पीछे लुइस विटन ग्रुप का समर्थन है। लुइस विटन ग्रुप का वर्तमान बाजार मूल्य 3 खरब से अधिक है। यानी भगवती ज्वेलर्स इस समर्थन पर भरोसा करता है, वरना वह कभी भी अर्जुन कपूर के साथ युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। भगवती ज्वेलर्स के पास लुइस विटन ग्रुप का समर्थन है, लेकिन अर्जुन कपूर के पास सिस्टम का समर्थन है। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जल्द ही 2 खरब तक पहुंचने वाली है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लुइस विटन ग्रुप से डरते नहीं हैं। जब अर्जुन कपूर सोच रहे थे तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, विशेष मिशन जारी। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के साथ युद्ध जीतें और भगवती ज्वेलर्स ग्रुप को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करें। मिशन समय 5 दिन। मिशन पुरस्कार द्विनक्षत्र ग्रुप में 10% हिस्सेदारी। मिशन पुरस्कार 999 अनुभव अंक। सिस्टम ने एक मिशन जारी किया था और यह एक विशेष मिशन था। द्विनक्षत्र ग्रुप में 10% हिस्सेदारी। द्विनक्षत्र ग्रुप का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 2 खरब है और 10% हिस्सेदारी 200 अरब की कीमत की है। ये पुरस्कार सामान्य से कहीं अधिक उदार है, लेकिन ये सामान्य है। इस कार्य में भी कुछ चुनौतियां हैं। आखिरकार विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भगवती ज्वेलर्स ग्रुप को हराना है।
जितनी बड़ी तूफान उतनी ही महंगी मछली। चुनौतियों के बिना सिस्टम के मिशन पुरस्कार इतने उदार कैसे हो सकते हैं? उन्हें इसे ध्यान से अध्ययन करना होगा और बाद में व्यवस्था करनी होगी। वैसे अध्यक्ष अर्जुन, एक और बात है। जब अर्जुन कपूर फोन काटने वाले थे, रितिका पटेल ने अचानक जोड़ा, मैंने भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के कर्मचारी विभाग से सुना कि उन्होंने न केवल मुझसे संपर्क किया, बल्कि कंपनी के कुछ अन्य डिजाइनरों से भी संपर्क किया है और कुछ ने पहले ही सहमति दे दी है। रितिका पटेल ने अर्जुन कपूर को एक महत्वपूर्ण स्थिति बताई। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप बहुत तेजी से काम कर रहा है। अर्जुन कपूर की आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी। वे न केवल मुख्य डिजाइनर रितिका पटेल को ले जाना चाहते हैं, बल्कि उनके अन्य उत्कृष्ट डिजाइनरों को भी ले जाना चाहते हैं। ऐसे में फिर उन्हें निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। लोगों को ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निश्चित रूप से बेहतर सुविधाएं देना है। वैसे भी अगर वह भगवती ज्वेलर्स के साथ प्रतिस्पर्धा जीत लेते हैं तो वह विशेष मिशन पूरा कर लेंगे, 200 अरब की कीमत के द्विनक्षत्र ग्रुप के शेयर जीत लेंगे और भगवती ज्वेलर्स ग्रुप को हरा देंगे। वर्तमान में भगवती ज्वेलर्स द्वारा कब्जा किया गया बाजार हिस्सा काफ़ी हद तक अर्जुन कपूर के तिवारी ग्रुप द्वारा निगल लिया जाएगा, जिससे तिवारी की बिक्री और आय में भारी वृद्धि होगी। लंबे समय में ये रूढ़िगत रूप से दसियों अरब या यहाँ तक कि सैकड़ों अरब रुपये की होगी। इस युद्ध को जीतने से उनकी ओर से शायद 200 अरब से 300 अरब रुपये की वास्तविक आय होगी और इसमें कुछ छिपी हुई आय शामिल नहीं है। क्या भगवती ज्वेलर्स ग्रुप पैसे खर्च करके और प्रतिस्पर्धा करके लोगों को ले जाना चाहता है? ठीक है, देखते हैं कि कौन ज़्यादा लोगों को ले जाता है। रितिका पटेल के साथ थोड़ी और बात करने के बाद अर्जुन कपूर ने रितिका पटेल से तिवारी ग्रुप के आंतरिक मामलों पर कड़ी नज़र रखने को कहा। वह विदेश में हैं, जो अधिक सुविधाजनक है। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने विदेशी लोगों से संपर्क किया और उनसे एक शक्तिशाली हेडहंटिंग कंपनी ढूंढने को कहा। पेशेवर चीजें पेशेवर लोगों को ही करनी चाहिए। हालांकि अर्जुन कपूर के पास भी एक हेडहंटिंग कंपनी है, लेकिन वह कोलकाता प्रांत में है और अभी भी एक छोटी कंपनी है जिसकी क्षमताएं सीमित हैं। अंतर्राष्ट्रीय हेडहंटिंग कंपनी से संपर्क करने की व्यवस्था करने के बाद अर्जुन कपूर ने भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के व्यवसाय का अध्ययन शुरू किया। वर्तमान में भगवती ज्वेलर्स ग्रुप मुख्य रूप से ज्वेलरी, घड़ियों, साथ ही परफ्यूम और बाइक्स में काम करता है। अर्जुन कपूर ने ज्वेलरी के अलावा भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के अन्य उद्योगों का अध्ययन किया। घड़ियों को छोड़कर बाकी बहुत औसत हैं। अर्जुन कपूर को उन्हें निशाना बनाने की भी जहमत नहीं उठानी। घड़ी उद्योग के लिए ये और भी सरल है। अर्जुन कपूर के पास पैटेक फिलिप है, जिसे घड़ियों का राजा माना जाता है। जब समय आएगा वह पैटेक फिलिप और तिवारी को एक संयुक्त मॉडल बनाने देगा या कुछ और। क्या वह भगवती ज्वेलर्स ग्रुप को हरा और कुचल नहीं देगा? जब अर्जुन कपूर यह अध्ययन कर रहे थे, यूरोप में भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के मुख्यालय में आलोक जिंदल, भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष, ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। तिवारी ग्रुप पर औपचारिक रूप से हमला करने के लिए भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्हें इसे ध्यान से अध्ययन करना था। हालांकि वे लुइस विटन ग्रुप का एक उप ब्रांड हैं, लेकिन समस्या यह है कि लुइस विटन ग्रुप के तहत बहुत सारे उप ब्रांड हैं। अगर दर्जनों नहीं तो 1 दर्जन या 20 तो हैं ही, जैसे डायर, हेनेसी, फैंडी, हेनेसी आदि, जो सभी को परिचित हैं। लुइस विटन ग्रुप एक राजा की तरह है और उनके ब्रांड केवल राजकुमार हैं और वे केवल पार्श्विक रेखाएं हैं। आखिरकार बड़ा बेटा भी एलवी ब्रांड है। यहाँ तक कि अगर लुइस विटन ग्रुप उनकी मदद करता है तो वह इतना गहन नहीं होगा। उन्हें अभी भी खुद पर ज़्यादा भरोसा करना होगा। हमारा सबसे बड़ा लाभ अब यह है कि हमारी जागरूकता और प्रभाव अभी भी तिवारी से अधिक है। हमारी जीत की संभावना अभी भी बहुत अधिक है, मुझे लगता है कि कम से कम 70%। आलोक जिंदल ने वरिष्ठ अधिकारियों को देखा। आखिरकार उन्हें युद्ध शुरू करना था, उन्हें कुछ युद्धपूर्व प्रेरणा देनी थी ताकि लोग उत्साहित हों। 70% बहुत कम, मुझे लगता है कि कम से कम 80%। नहीं, ये 90% होना चाहिए। अध्यक्ष को ऐसा कहते सुनकर मौके पर मौजूद अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त करने लगे और कुछ तो ये भी मानते थे कि उनकी जीत की संभावना 100% है। वे आलोक जिंदल की तारीफ और समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि यह उनके दिल से निकल रहा था। तिवारी की तुलना में उन्हें एक अजीब सा श्रेष्ठता बोध था। सबको ऐसा कहते सुनकर आलोक जिंदल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि उनकी चिंताएं अभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। ऐसे में आइए चर्चा करें कि तिवारी ग्रुप को कम समय में कैसे हराया जाए और तिवारी का बाजार हथिया लिया जाए। मैं सभी की राय सुनना चाहता हूं। आलोक जिंदल ने सबको देखा। ये बहुत सरल है, कीमतें कम करें। आलोक जिंदल के बोलते ही किसी ने तुरंत जवाब दिया, कीमतें कम करना ठीक नहीं, मुझे लगता है कि कीमत को बदलना नहीं चाहिए। नहीं, अब तिवारी का बाजार जल्दी हथियाने के लिए कीमत कम करना सबसे अच्छा विकल्प है। हमारी जागरूकता और ब्रांड स्तर तिवारी से ऊंचा है और हमारी कीमत में कमी निश्चित रूप से तिवारी को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लेगी।
हाँ, अगर वे कीमत कम करते हैं तो मूल तिवारी उपभोक्ता निश्चित रूप से हमें चुनेंगे और तिवारी का बाजार जल्दी ही हम हथिया लेंगे। कीमतें कम करें। इन लोगों की चर्चा सुनकर आलोक जिंदल ने धीरे से बुदबुदाया। ऐसे में हम हाथ उठाकर मतदान करें। जो लोग कीमत कम करने के पक्ष में हैं, कृपया अपने हाथ उठाएं। आलोक जिंदल ने सबको देखा। जल्द ही सम्मेलन कक्ष में 3/4 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथ उठाए। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी कीमत कम करने की रणनीति से सहमत थे, केवल बहुत कम लोग इसे अपरिवर्तित रखना चाहते थे या यहां तक कि कीमत बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में हम कीमत कम करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि अब से हम आधिकारिक रूप से तिवारी के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू करेंगे। आलोक जिंदल ने जोर से घोषणा की और आज से औपचारिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी। उनके भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के फंड, कर्मचारी आदि पहले से ही तैयार थे। आलोक जिंदल के आदेश के साथ पूरा भगवती ज्वेलर्स ग्रुप कार्रवाई में जुट गया। अध्याय 568। उधर अर्जुन कपूर भी तिवारी ग्रुप के भारत मुख्यालय में पहुंच चुके थे, ऑपरेशन की व्यवस्था करने की तैयारी में। अर्जुन कपूर ने तिवारी ग्रुप के भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुछ अधिकारियों को बुलाया। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के युद्ध की घोषणा के सामने ये अधिकारी सभी चिंतित और बेहद परेशान थे। केवल अर्जुन कपूर, बॉस, शांत और संयमित रहे, आराम से चाय पीते हुए। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप के कीमतें कम करने के फैसले की खबर अर्जुन कपूर तक भी जल्दी पहुंच गई। क्या भगवती ज्वेलर्स ग्रुप कीमतें कम करने जा रहा है? अब हम क्या करें? जब भगवती ज्वेलर्स की कीमतें हमसे ज़्यादा थीं, तब भी हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। अब अगर वे कीमतें कम करेंगे तो हमारा बाजार और ग्राहक तो उनके पास चले जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवती ज्वेलर्स ग्रुप वाकई हमें खत्म करने की ठान चुका है। तिवारी के अधिकारी घबराए हुए थे, लगातार चर्चा कर रहे थे। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी कीमतें कम करनी चाहिए? कुछ अधिकारियों ने घबराते हुए अर्जुन कपूर की ओर देखा। क्या करना है? हम कीमतें बढ़ाएंगे। थोड़ा सोचने के बाद अर्जुन कपूर ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जो सभी की उम्मीदों से परे था। कीमतें बढ़ाना? बॉस, हमें कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ बॉस, हम कीमतें नहीं बढ़ा सकते। अगर हमने कीमतें बढ़ाईं तो हम और बुरी तरह हार जाएंगे। हम भी कीमतें कम करें। आखिरकार हमारी कीमतें पहले से ही भगवती ज्वेलर्स से कम हैं। शायद कीमतें कम करने से हमें जीवित रहने का मौका मिल जाए। तिवारी ग्रुप के अधिकारियों ने खड़े होकर अर्जुन कपूर को कीमतें बढ़ाने से रोकने की कोशिश की। क्या आपने अभी तक हमारे ग्राहकों को नहीं समझा? इन लोगों के विरोध का सामना करते हुए अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। हमारे ग्राहकों में क्या गलत है? सब लोग खासे हैरान थे। हमारे ग्राहक साधारण लोग नहीं हैं, वे अमीर लोग हैं, बड़े व्यापारी। चाहे तिवारी हो या भगवती ज्वेलर्स, दोनों ही लग्जरी सामान हैं और बहुत उच्च श्रेणी के लग्जरी सामान। बाहर कोई छोटी चीज़ 10 रुपये में बिकती है या 100-200 रुपये में, लेकिन उनके लोगों के साथ उनका उत्पाद बनने पर कीमत लगभग कई हजार तक पहुंच जाती है या यहाँ तक कि 10,000। कुछ उत्पादों की कीमत तो लाखों या कई लाखों तक होती है। लग्जरी सामानों का लक्ष्य वे धनी लोग हैं, अमीर लोग। इन लोगों की मानसिकता साधारण लोगों से अलग होती है। साधारण लोग निश्चित रूप से कीमतें कम होने को पसंद करते हैं, लेकिन वे अमीर लोग अलग हैं। एक बार चीज़ों पर छूट दी गई तो वे उन्हें खरीदते ही नहीं। कई लोग ऊपर खरीदने, नीचे नहीं खरीदने को पसंद करते हैं। वे जो खरीदते हैं वह ब्रांड की प्रतिष्ठा है। अगर आप कीमतें कम करते हैं तो लोग सोचेंगे कि आपके उत्पाद की प्रतिष्ठा कम हो गई है या पर्याप्त नहीं है। हरमेश, लुइस विटन जैसे शीर्ष लग्जरी ब्रांड्स के बारे में सोचें। उनकी कीमतें हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन क्या उनके ग्राहक ज़्यादा नहीं हैं? अर्जुन कपूर ने उल्टा सवाल किया। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर कीमतें बढ़ाना चाहता हूं, तिवारी की स्थिति को शीर्ष लग्जरी ब्रांड्स के करीब लाना चाहता हूं, भगवती ज्वेलर्स, चतुर्भुज ज्वेल्स आदि को पीछे छोड़ते हुए, और तिवारी को शीर्ष लग्जरी सामानों की स्थिति में ले जाना चाहता हूं। अर्जुन कपूर ने कहा। भगवती ज्वेलर्स के साथ यह प्रतिस्पर्धा तिवारी के लिए नियति को बदलने का मौका भी हो सकती है। बेशक, शीर्ष लग्जरी ब्रांड बनने के लिए सिर्फ कीमतें बढ़ाना काफ़ी नहीं है। आपको अभी भी प्रचार, ट्रैफिक आदि पर निर्भर करना होगा। अर्जुन कपूर ने कहा। उनके पास कल रात से ही एक निश्चित योजना थी। अर्जुन कपूर के ऐसा कहने पर तिवारी ग्रुप के अधिकारी, जो अभी भी कुछ विवाद में थे, सोच में पड़ गए। उन्हें भी लगा कि अर्जुन कपूर की बात में दम है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा हूं, एक विशेष ज्वेलरी प्रदर्शनी, एक बहुत ही भव्य फैशन शो। अर्जुन कपूर ने समझाया। अरे, सब लोग अभी भी नहीं समझे कि अर्जुन कपूर का मतलब क्या है। मेरी ज्वेलरी प्रदर्शनी में दुनिया के शीर्ष फिल्मी सितारों को आमंत्रित किया जाएगा और इस प्रदर्शनी में मैं कई फैशन शो भी आयोजित करूंगा और समापन फैशन शो इतिहास के अन्य फैशन शो से बहुत अलग होगा। अर्जुन कपूर ने सभी को समझाया। अन्य फैशन शो में कुछ साधारण सुपरस्टार्स को आमंत्रित किया जाएगा।
इस बार मेरे समापन फैशन शो में कुछ बागी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और एक सभी खलनायक फैशन शो आयोजित किया जाएगा। अर्जुन कपूर ने अर्थपूर्ण ढंग से समझाया। खलनायक खलनायक सब लोग एक पल के लिए समझ नहीं पाए। केवल तिवारी एशिया प्रशांत के एक उपाध्यक्ष की आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने कुछ सोचा। क्या आप मार्केटिंग इतिहास की उस क्लासिक घटना प्रादा खलनायक फैशन शो को दोहराने की योजना बना रहे हैं? उपाध्यक्ष ने उल्टा सवाल किया। कई साल पहले प्रादा ने एक विशेष फैशन शो आयोजित किया था। इस बार उन्होंने सुंदर पुरुष सितारों या खूबसूरत महिला सितारों को नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने कई खलनायक सितारों को आमंत्रित किया जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था, जिसने पूरे फैशन जगत को झकझोर दिया और अनगिनत ध्यान आकर्षित किया। वह फैशन शो मार्केटिंग इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध घटना बन गया। हाँ, और इस बार हमारा फैशन शो और भी बड़े पैमाने पर होगा और इसमें और अधिक खलनायकों को आमंत्रित किया जाएगा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। साधारण फैशन शो में कोई नयापन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय सनसनी मचाते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े पैमाने पर सभी खलनायक फैशन शो करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक हंगामा मचाएगा और ध्यान आकर्षित करेगा। बेशक ऐसा करने में कुछ जोखिम भी हैं, लेकिन समस्या यह है कि उस साल प्रादा का एक सफल उदाहरण पहले ही हो चुका है, लेकिन समय का अंतर बहुत ज़्यादा है और कई लोग इसे भूल चुके हैं। इसके अलावा इन फिल्मी सम्राटों को बुलाने के लिए ऊंची उपस्थिति फीस की जरूरत होती है और कई ब्रांड इसके लिए तैयार नहीं होते। अर्जुन कपूर अलग हैं। इस बार अर्जुन कपूर इस ज्वेलरी प्रदर्शनी और फैशन शो के लिए अरबों रुपये खर्च करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से वैश्विक फैशन उद्योग और लग्जरी उद्योग में सनसनी मचाएगा। वर्तमान में अर्जुन कपूर के पास पहले से ही कई लग्जरी ब्रांड हैं, जैसे हरमेश, चतुरंग, तिवारी, पैटेक फिलिप आदि। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी प्रदर्शनी का उपयोग तिवारी ग्रुप को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और भविष्य में इन लग्जरी ब्रांड्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा लग्जरी सामान समूह बनाएगा जो लुइस विटन ग्रुप के बराबर हो या उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। उस समय अर्जुन कपूर लुइस विटन ग्रुप के बॉस की जगह लेंगे, अपनी खुद की लग्जरी साम्राज्य बनाएंगे और नए विश्व लग्जरी गॉडफादर बन जाएंगे। अर्जुन कपूर के फैशन शो की योजना सुनकर तिवारी ग्रुप के अधिकारियों को भी लगा कि यह बहुत संभावनापूर्ण है और सभी ने सहमति जताई। ऐसे में हम कार्रवाई शुरू करें। अर्जुन कपूर ने व्यवस्था शुरू की। 1 घंटे बाद जब तिवारी पूरे जोश में था, अचानक एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अध्याय 569। ये कॉल पटेल ग्रुप से आई थी, अर्जुन कपूर के लोगों से। बॉस, पटेल ग्रुप में एक बड़ी समस्या हो गई है। कंपनी की सुरक्षा प्रणाली को भेद लिया गया है और हैकर्स ने घुसपैठ की है। अर्जुन कपूर के लोग घबराहट में तुरंत रिपोर्ट करने लगे। अरे! अर्जुन कपूर स्तब्ध रह गए। वह सुबह से ही पटेल ग्रुप से दूर थे और ऐसी घटना हो गई। अब स्थिति क्या है? अर्जुन कपूर ने तुरंत पूछा। वर्तमान में सीईओ ईशा कंपनी के नेटवर्क सुरक्षा सलाहकारों को हमलावरों को रोकने की व्यवस्था कर रही हैं। सौभाग्य से कंपनी की गोपनीय जानकारी अभी तक लीक नहीं हुई है। अर्जुन कपूर के लोगों ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं, कंपनी के नेटवर्क सुरक्षा सलाहकार बहुत अच्छे नहीं हैं, उस हैकर की तुलना में जो कंपनी की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि वे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सीईओ ईशा स्थिति को तुरंत संभाल रही हैं और उनके पास आपको संपर्क करने का समय नहीं है। मैंने विशेष रूप से आपको ये कॉल किया है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी वापस आता हूँ, अर्जुन कपूर ने कहा। सौभाग्य से चेन्नई में तिवारी का मुख्यालय पटेल ग्रुप से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ अभी उनके लिए कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अर्जुन कपूर ने चेन्नई में तिवारी के मुख्यालय को छोड़ दिया और सीधे पटेल ग्रुप की ओर रवाना हो गए। चेन्नई में एक हाई एंड विला में यश खन्ना अपने कोरियाई दोस्त अर्जुन मल्होत्रा के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। यश, निश्चिंत रहो, इस बार मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा हैकर्स ढूंढे हैं, सभी हमारे कोरिया में शीर्ष विशेषज्ञ हैं। वैश्विक स्तर पर भी वे शीर्ष स्तर के हैं। चेन्नई की एक छोटी कंपनी के नेटवर्क को तोड़ना उनके लिए क्या मुश्किल है। फोन पर योगेश मल्होत्रा बहुत आत्मविश्वास से भरे थे। 1 दर्जन से ज़्यादा, इतने सारे? यश खन्ना थोड़ा हैरान थे। उन्हें लगा था कि कुछ हैकर्स ढूंढना काफ़ी होगा। सारे? ये कुछ भी नहीं है। अगर समय की कमी न होती तो मैं दर्जनों शीर्ष हैकर्स ढूंढ सकता था, लेकिन मेरे पास भले ही लोग कम हो, उनकी गुणवत्ता शानदार है। क्या तुम्हें पता है कि इन 1 दर्जन शीर्ष हैकर्स में से आधे अंतर्राष्ट्रीय हैकर वांटेड लिस्ट में हैं? 2 तो वांटेड लिस्ट के टॉप 10 में हैं, एक 7वें और एक 3रे स्थान पर। 7वें स्थान वाले हैकर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनाम 80 लाख अमेरिकी डॉलर तक है और 3रे स्थान पर देव ओबरॉय का इनाम तो 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक है। अपने चरम पर उन्होंने एक विकसित देश के विशेष विभाग में सेंध लगाई थी और 1000 से ज़्यादा फायरवॉल तोड़ दिए थे। योगेश मल्होत्रा ने परिचय दिया। वाह, ये देव ओबरॉय तो बहुत शानदार है।
यश खन्ना ने हैरानी से सांस ली। विकसित देशों के विशेष विभागों में सेंध लगाने की क्षमता, ये तकनीक कोई साधारण नहीं है। अगर वह व्यक्तिगत रूप से पटेल ग्रुप से निपटता है तो क्या यह आसान नहीं होगा? तुमने इतने शानदार हैकर्स को कैसे ढूंढा? यश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा। ये छोटी बात है, उनमें से कुछ हमारे कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय वांटेड स्थिति से बचने के लिए छिपे हुए हैं और कुछ हमारे परिवार में शामिल हो गए हैं। योगेश मल्होत्रा ने बड़े गर्व के साथ दूसरी ओर दिखावा किया। योगेश मल्होत्रा का परिवार कोरिया के टॉप 10 चैबोल में से एक है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ हैकर्स की जरूरत होती है जो उनके लिए गुप्त रूप से काम करें। इतने शानदार हैकर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लेगा पटेल ग्रुप को खत्म करने में। योगेश मल्होत्रा ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। बस ये कि चेन्नई में थोड़ा मुश्किल है। अगर यह किसी और देश में होता तो मैं गारंटी देता कि हम 10 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल कर लेते। 10 मिनट की जरूरत नहीं, 40 मिनट काफ़ी हैं। यश खन्ना ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां मलीं। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब पटेल ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। यश खन्ना तो ये भी कल्पना कर रहे थे कि पटेल ग्रुप के दिवालिया होने के कारण ईशा पटेल और अर्जुन कपूर का झगड़ा हो जाएगा और वे अलग हो जाएंगे। जितना वह इसके बारे में सोचते थे उतनी ही उनके चेहरे पर घमंडी मुस्कान बढ़ती थी। उधर अर्जुन कपूर भी पटेल ग्रुप पहुंच चुके थे। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कुछ लोग नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टीम है। हाय सीईओ ईशा, हम असफल हो गए। खत्म, सब खत्म हो गया। अर्जुन कपूर के ऑफिस में घुसने से पहले ही उन्हें कई असहाय आवाजें सुनाई दीं। बोलने वाले लोग वे नेटवर्क सुरक्षा सलाहकार थे जिन्हें पटेल ग्रुप ने भारी कीमत पर नियुक्त किया था। चूंकि वे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में थे, इसलिए पटेल ग्रुप नेटवर्क सुरक्षा पर बहुत ध्यान देता था। कंपनी में इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार एक विभाग होने के अलावा उन्होंने बाहर से कई प्रसिद्ध नेटवर्क सुरक्षा सलाहकारों को भी भारी कीमत पर विशेष रूप से नियुक्त किया था। लेकिन इतनी सारी तैयारियों के बावजूद यह आज पर्याप्त नहीं था। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमेशा कंपनी से इतना पैसा लेते हैं और हर दिन आराम से जीते हैं, लेकिन आज जब आपकी ज़रूरत है तो आप सब बेकार क्यों हो गए? पटेल ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद को रोक नहीं पाया और नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञों से जोर जोर से सवाल किया। हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष शायद विश्व स्तर का हैकर है। सबसे ज़्यादा संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय हैकर वांटेड लिस्ट में कोई मास्टर हो। हम वाकई उनके सामने नहीं टिक सकते। अब हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष कंपनी की कम गोपनीय जानकारी चुराए ताकि कंपनी का नुकसान इतना बड़ा न हो। कई विशेषज्ञों ने सिर झुका लिया, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। ये सुनकर ईशा पटेल का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उन्होंने इतनी मेहनत की थी और आखिरकार पटेल ग्रुप की कुल संपत्ति को 150-160 अरब रुपये तक पहुंचाया था। ये देखते हुए कि वे महेंद्र पटेल के 200 अरब रुपये के लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं थे, वे सफल होने वाले थे। लेकिन उन्हें ऐसी विश्व स्तर की हैकर टीम का सामना करना पड़ा और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर वे वाकई दूसरे पक्ष को कंपनी की गोपनीय जानकारी चुराने देते तो पटेल ग्रुप खत्म हो जाता। उन्हें महेंद्र पटेल के अनुरोध को पूरा करने की तो सोच भी नहीं चाहिए थी। ईशा पटेल को अर्जुन कपूर के लिए दिल से अफसोस हुआ। अर्जुन कपूर ने उनकी इतनी मदद की थी और इतनी मेहनत की थी, लेकिन सुबह कुछ समय के लिए दूर रहने पर कंपनी खत्म होने की कगार पर थी। ठीक जब ईशा पटेल निराशा में डूब रही थी, तभी एक उद्धारकर्ता जैसी आवाज आई। किसने कहा कि हम असफल हो गए? पल भर में ऑफिस में मौजूद सभी लोगों ने सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। फिर अर्जुन कपूर धीरे धीरे अंदर आए। जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला अर्जुन कपूर है तो वे बहुत हैरान हुए। अध्यक्ष अर्जुन, क्या आपके पास कोई समाधान है? पटेल ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उत्सुकता से पूछा। ये स्वाभाविक है, कुछ छोटे मोटे लोग आपको इतना डरा रहे हैं। क्या आपने अपनी क्षमताओं और ज्ञान को कुत्तों को खिला दिया? अर्जुन कपूर ने उन नेटवर्क सुरक्षा सलाहकारों की ओर तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जिन्हें कंपनी ने भारी कीमत पर नियुक्त किया था। अध्यक्ष अर्जुन, आप हमारा अपमान नहीं कर सकते। एक विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। कंपनी का नेटवर्क ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। हमें तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप देश के शीर्ष नेटवर्क विशेषज्ञों को भी लाएं तो भी यह बेकार है। हाँ, इस स्थिति में कोई भी कंपनी को नहीं बचा सकता। अर्जुन कपूर के आरोपों का सामना करते हुए कई नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ तुरंत खड़े हो गए और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन कपूर का खंडन किया। क्या ऐसा है? अर्जुन कपूर ने सिर्फ शांति से पूछा और फिर सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। डा 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 कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाज आई। अर्जुन कपूर ने कार्रवाई शुरू कर दी। अध्याय 570। यहाँ अभी भी इतना घमंड दिखा रहे हो? दूसरा पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष हैकर टीम है, तुम उनके खिलाफ कैसे जीत सकते हो? पटेल ग्रुप के 4-5 नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ एक साथ बोल रहे थे। उनमें से एक भी नहीं मानता था कि अर्जुन कपूर ऐसा कर सकता है।
न केवल वे, बल्कि मौके पर मौजूद पटेल ग्रुप के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी को भी नहीं लगा कि अर्जुन कपूर ऐसा कर सकता है। केवल ईशा पटेल को अर्जुन कपूर पर पूरा भरोसा था। कोरिया के गद्दों में एक निजी मनो के बेसमेंट में विभिन्न रंगों और राष्ट्रीयताओं के 1 दर्जन लोग पागलपन से कंप्यूटर पर टाइप कर रहे थे। उनके बगल में योगेश मल्होत्रा उन्हें देख रहे थे, जबकि यश खन्ना के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मामला खत्म होने के बाद कहाँ मौज करेंगे। क्या हुआ? लगभग आधा घंटा हो गया। योगेश मल्होत्रा ने सिर घुमाकर उन 1 दर्जन शीर्ष हैकर्स की ओर देखा जिन्हें उन्होंने ढूंढा था। लगभग हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट और लगेगा। मौके पर सबसे मजबूत देव ओबरॉय, जो अंतर्राष्ट्रीय हैकर वांटेड लिस्ट में तीसरे स्थान पर था, ने लापरवाही से जवाब दिया। वह इस अस्थायी 1 दर्जन हैकर्स की टीम का कप्तान माना जाता था। आधा मिनट? यश, सुना, आधा मिनट में हो जाएगा, मेरे कहे 40 मिनट से भी कम। बस पैसे तैयार रखो, कल नहीं आज दोपहर ही हम साथ में टिकट बुक करेंगे और मालदीव जाएंगे। मैं 1 दर्जन अभिनेत्रियों को भी बुलाऊंगा, फिर हम उन्हें बांट लेंगे। ही योगेश मल्होत्रा ने कहा। कोई समस्या नहीं, सारे खर्चे मेरे। यश खन्ना ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, बहुत उत्साहित थे। हालांकि दोनों के कुछ सेकंड तक जश्न मनाने से पहले अचानक एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। ओबरॉय, दूसरे पक्ष की स्थिति क्या है? मौके पर कई हैकर्स ने सहज रूप से अपने मुखिया देव ओबरॉय की ओर देखा। अभी कुछ देर पहले वे पटेल ग्रुप में पूरी तरह से सेंध लगाने और पटेल ग्रुप के मूल रहस्य प्राप्त करने से सिर्फ 1 कदम दूर थे। नतीजतन आधे मिनट से भी कम समय में एक हादसा हो गया। पटेल ग्रुप ने न केवल उनके द्वारा तोड़े गए फायरवॉल को फिर से बनाया, बल्कि उन पर पलटवार भी शुरू कर दिया। मौके पर कुछ लोगों के कंप्यूटर पहले ही हैक हो चुके थे। देव ओबरॉय भी अपनी पहले की लापरवाह रवैये से पूरी तरह गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत पलटवार शुरू किया। दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे दूसरे पक्ष से मुकाबला नहीं कर सके। केवल 2-3 मिनट बीते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर काबिज देव ओबरॉय भी पूरी तरह असहाय हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे हार चुके थे। तुम कौन हो? क्या ये हरीश पटेल है या जया सूरी? हालांकि वे हार गए, लेकिन देव ओबरॉय बहुत उत्सुक थे कि दूसरा पक्ष कौन है। देव ओबरॉय ने अभी जिन 2 नामों का जिक्र किया, एक वैश्विक हैकर वांटेड लिस्ट में पहले स्थान पर है और दूसरा दूसरे स्थान पर। उनकी ताकत उनसे ऊपर है। मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मेरा नाम अर्जुन कपूर है। जल्द ही एक ऐसा संदेश आया जिसने देव ओबरॉय को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन कपूर। ये पहली बार था जब देव ओबरॉय ने ये नाम सुना था। ये नाम वे अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हरीश पटेल, जो दूसरे स्थान पर हैं, के साथ मुकाबला किया था। हालांकि अंत में वे हार गए, लेकिन उन्होंने हरीश पटेल के साथ कई घंटों तक मुकाबला किया था। लेकिन अब वे चेन्नई के इस अर्जुन कपूर नाम के व्यक्ति से कुछ ही मिनटों में हार गए, जिसने देव ओबरॉय को थोड़ा अस्वीकार्य बना दिया। शायद दुनिया में केवल वह जीनियस लड़की ही तुमसे मुकाबला कर सकती है, देव ओबरॉय ने अनायास कहा। ऐसी अफवाह है कि जया सूरी, जो दुनिया में पहले स्थान पर हैं, एक 18 साल की जीनियस लड़की हैं, जिन्होंने दूसरे स्थान पर काबिज हरीश पटेल को सिर्फ 5 मिनट में हरा दिया था। तुम बहुत मजबूत हो, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। देव ओबरॉय ने स्वीकार किया। तुमने मुझसे पूछा, तुम लोग कौन हो? अर्जुन कपूर ने उल्टा सवाल किया। मैं देव ओबरॉय हूँ। यहाँ हमारे पास 1 दर्जन शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स हैं, आधे से ज़्यादा लिस्ट में हैं। देव ओबरॉय ने देखा कि अर्जुन कपूर ने इतनी ईमानदारी से जवाब दिया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए संदेश को देखकर अर्जुन कपूर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें लगता था कि उन्होंने दूसरी ओर से उल्लिखित रैंकिंग लिस्ट देखी थी। यह अंतर्राष्ट्रीय हैकर वांटेड लिस्ट थी। जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था, वे काफ़ी सक्षम थे। उन्होंने एक साथ 1 दर्जन शीर्ष हैकर्स ढूंढे और उनमें से आधे अंतर्राष्ट्रीय हैकर वांटेड लिस्ट में थे। इतने सारे शीर्ष हैकर्स को इकट्ठा करना काफ़ी दुर्लभ था। पल भर में अर्जुन कपूर के दिमाग में एक नया विचार आया। शायद वह उन्हें भर्ती कर सकते हैं। हालांकि वे उनसे हार गए, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि उनकी ताकत वाकई बहुत मजबूत थी। अगर वह उन्हें अपनी ओर भर्ती कर लेते हैं और उन्हें कुछ खास समय पर उनके लिए काम करने देते हैं, तो यह अर्जुन कपूर को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है और यह उनके भविष्य के करियर के लिए बहुत मददगार होगा। उनका स्तर पटेल ग्रुप द्वारा भारी कीमत पर नियुक्त किए गए उन नेटवर्क सुरक्षा सलाहकारों से तुलना करने योग्य नहीं है। उन्हें भर्ती करने के बाद अगर फिर से नेटवर्क सुरक्षा समस्याएं आती हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से हल कर सकते हैं। सिवाय पहले और दूसरे स्थान वालों के, वे सभी नेटवर्क समस्याओं को हल कर सकते हैं। गैर पारंपरिक तरीके से प्रतिभाओं को भर्ती करना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा वर्तमान पता कोरिया के गद्दों में होना चाहिए। अर्जुन कपूर ने सीधे दूसरी ओर का विशिष्ट पता भेज दिया। जब देव ओबरॉय और अन्य ने ये संदेश देखा, तो वे सभी स्तब्ध रह गए। उनमें से ज़्यादातर कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय पीछा से बचने के लिए छिपे हुए थे।
अभी जब वे अर्जुन कपूर से लड़े थे, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे सभी सहज रूप से अपने पते की रक्षा कर रहे थे ताकि कोई इसे न ढूंढ सके। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि इतने कम समय में अर्जुन कपूर ने न केवल उन्हें हरा दिया, बल्कि उनकी विशिष्ट लोकेशन भी ढूंढ निकाली। वे अर्जुन कपूर की भयानक ताकत से हैरान थे। साथ ही उनके दिल गले तक आ गए थे। अगर अर्जुन कपूर उनकी शिकायत करते तो वे खत्म हो जाते। उनमें से कई के लिए इनाम की राशि कम नहीं थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। तुम्हारा छोटा मोटा इनाम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दैनिक जेबखर्च तुम्हारे इनाम से 10 गुना ज्यादा है। अर्जुन कपूर ने जोड़ा, क्या तुम भविष्य में मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा तनख्वाह का 3 गुना दे सकता हूं और मैं समय होने पर तुम्हें कुछ मार्गदर्शन भी दे सकता हूं। अर्जुन कपूर ने एक जैतून की डाल बढ़ाई। ऐसे लोगों के लिए धमकियां और जबरदस्ती बेकार हैं। अगर तुम उन्हें भर्ती करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें स्वेच्छा से आने के लिए राजी करना होगा। अर्जुन कपूर की बात सुनकर 1 दर्जन शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स गहरी सोच में पड़ गए। अर्जुन कपूर ने जो 2 शर्तें बताईं वे इतनी आकर्षक थीं, चाहे वह 3 गुना तनख्वाह हो या उन्हें मार्गदर्शन, खासकर बाद वाला, जिसने उन्हें और भी उत्साहित किया।